हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी को क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उससे भी देख लीजिए। इस वीडियो में मैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगा। प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेटर। सो लेट्स स्टार्ट। वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। सो the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction। इसी वजह से जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हमेशा सेम रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसी वजह से हमें किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्केलेटल का मतलब क्या होता है? अनबैलेंस्ड। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेप्स हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। पहले हम ये रीड करेंगे, फिर उसके बाद इन्हीं को फॉलो करके कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन ऑलवेज राइट द कोफिशिएंट इन द फ्रंट ऑफ द फार्मूला। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कोफिशिएंट को फार्मूला के फ्रंट में लिखना है। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ इक्वेशन H2 plus O2 giving us H2O, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है एंड द प्रोडक्ट साइड में 1 ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमें इसे बैलेंस करना है, तो हम यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते हैं और ना ही यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसी वजह से हमेशा हमें कोफिशिएंट या नंबर को फ्रंट फार्मूला के फ्रंट में लिखना है। यहाँ पे जो मैंने डैश जहाँ पे बनाया है वहाँ पे सिर्फ आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट या फिर नंबर्स को इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। सेकेंड स्टेप है, सेलेक्ट द बिगेस्ट फार्मूला कंटेनिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स नो मैटर ऑन व्हाट साइड ऑफ द इक्वेशन इट अकर। सेकेंड स्टेप में हमें सबसे बड़ा फार्मूला लेना है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो। स्टेप नंबर 3, बैलेंस द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड। इसके बाद हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स के एटम्स को बैलेंस कर लेना है दोनों साइड्स में। फिर क्या करना है, स्टेप 4 में राइट द सिंबल फॉर फिजिकल स्टेट्स, और इसके बाद हमें फिजिकल स्टेट के सिंबल्स को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ सॉलिड आई विल राइट S इन द ब्रैकेट, लिक्विड I will write L in the bracket. If I have a gas, I will write G in the bracket. And if any reaction, अगर कोई रिएक्शन सॉल्यूशन या फिर वाटर में हो रही है तो इसको हम लिखते हैं एक्वस, जिसका सिंबल है AQ, दैट मीन्स वाटर। लेट्स बैलेंस द इक्वेशन Fe प्लस H2O गिविंग अस Fe3O4 प्लस H2। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो हम सिर्फ कोफिशिएंट को यहाँ पर लिख सकते हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। एंड स्टेप नंबर 2 हमारा ये कहता है कि हमें सबसे बड़ा फार्मूला लेना है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो यहाँ पे हमारा है Fe3O4 जिसमें ऑक्सीजन के ज़्यादा एटम्स हैं, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो हम इस टेबल में देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 हैं एंड ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में हमारे 1 हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पे हमारे पास 4 है। तो हम 1 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 4। सो 4 ऑक्सीजन के इधर है, 4 ऑक्सीजन के इधर भी है। अब हम बैलेंस करेंगे Fe को, आयरन को। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट साइड में 3 है एंड रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, वो आ जाएगा 3। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3। अब हमारे पास क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पर हमारे पास एटम है 4।
तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है इन द प्रोडक्ट साइड। तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और ये हमारी इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। लेट्स चेक, यहाँ पे हमारे पास Fe के रिएक्टेंट साइड में 3 है, 3 एंड प्रोडक्ट साइड में भी 3 है। हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8, इधर भी 4 2 ज़ा 8। ऑक्सीजन के 4 हैं रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में 4 हैं। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड। अब हमें क्या करना है, फिजिकल स्टेट भी लिखनी है इनकी सबकी। तो आयरन की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। वाटर हमारा कैसा है, वेपर फॉर्म में, तो दैट मीन्स गैस, G। एंड Fe3O4 ऑल्सो इन द सॉलिड फॉर्म एंड गैस दैट इज हाइड्रोजन गैस, तो इट शुड बी इन द G symbol. So it is called our balanced chemical equation. Let's move to the other example. C6H12O6 plus O2 giving us CO2 plus H2O plus energy. ये हमारी इक्वेशन किसकी है, रेस्पिरेशन की, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी बना रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं और इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन में क्या है, 12 एटम्स। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड दैट इज इक्वल्स टू 12 एंड प्रोडक्ट साइड में देयर इज ओनली 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो वी मल्टीप्लाई 2 into 6, so we get 12. So we written here 6. यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 12 हो गए और यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी 12 हो गए। अब हम आते हैं कार्बन के पास। तो कार्बन के यहाँ पर हमारे पास 6 हैं एंड इधर हमारे पास 1 है, तो हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं, 6। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के 6 एटम्स यहाँ पर हैं प्लस 2 एटम्स यहाँ पर हैं इन द रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। एंड हमारे पास यहाँ पर कितना है, 6 2 ज़ा 12, 6 into 2 that means 12 atoms of oxygen in the CO2 and 6 atoms in the H2O. So we have 18 atoms here. So what we need to do, we have to, if I write like this, 12 in the CO2 and 6 in the H2O, as you all know, and in this I am writing 6 plus 2. So 6 is equals to 6 and 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12। सो दैट इज 12। तो हमारा कितना हो गया, 6 plus 12। यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 6 plus 12। तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, 12 लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, 6। तो ये हमारी इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कैसे मैंने बैलेंस किया है। सो इसमें, इस इक्वेशन में हम सबसे पहले देखेंगे किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, किस कंपाउंड में। तो सबसे ज़्यादा है हमारे पास C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में सबसे ज़्यादा किसके पास है, हाइड्रोजन। तो ये रिएक्टेंट साइड में, तो 12 एटम्स इन द कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी, and in the product side 2 atoms of hydrogen here only. So we have to multiply 2 by 6, so we get here 12. तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 6। इसके बाद हम आते हैं कार्बन पे। कार्बन हमारे हैं 6 एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड एंड यहाँ पे हमारे पास है 1। तो हम 1 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 6, तो हमारे पास यहाँ पे भी आ गया 6। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 6 एटम्स इन द ग्लूकोज एंड 2 एटम्स इन द
इसके पास ऑक्सीजन में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 + 2 दैट मीन्स 8। और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 × 2 दैट मीन्स 12। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 12 एटम्स इन द 6CO2 एंड 6 एटम्स इन द H2O। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 + 6। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 18 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है टोटल 8। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे भी 18 करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 6 + 12 दैट इज इक्वल्स टू दिस 12 + 6। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 6। तो हमारे ऑक्सीजन के भी एटम्स बैलेंस हो गए। इधर भी 18, 6 2 + 12, 12 + 6 18। यहाँ पे हमारे पास 6 2 + 12, यहाँ पर 6 12 + 6 18, हेंस बैलेंस्ड। हमारी ये इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। अब हम इसमें लिखना है फिजिकल स्टेट्स ओनली। तो जैसे कि हम जानते हैं ग्लूकोज किस फॉर्म में है, ग्लूकोज हमारा होता है सॉलिड फॉर्म में, बट यहाँ पे हमने उसको लिया है वाटर के सोल्यूशन में, तो ये हमारा हो जाएगा एक्वस। क्या हो जाएगा, एक्वस। एंड ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन भी हमारा कैसा है, एक्वस में, मतलब वाटर में है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इन द एक्वस। ये सारी चीज़ें हमारी किस में है, एक्वस। मीन्स ये सारा रिएक्शन हमारा वाटर में हो रहा है। एंड वाटर इज ऑल्सो इन द एक्वस, दैट मीन्स वाटर इज लिक्विड। सो वाटर हमारा लिक्विड, मतलब लिक्विड, वो तो लिक्विड है ही है। तो ये हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जिसमें हमने इक्वेशन को बैलेंस भी कर लिया और फिजिकल स्टेट्स भी लिख दी हैं। अब इसके बाद हम आते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, द इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अगर किसी भी रिएक्शन में इनसोल्यूबल मतलब कोई जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है वो मिल नहीं रहा है रिएक्शन में, पूरे सोल्यूशन में, तो उसको बोलते हैं इनसोल्यूबल। द रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब कि जिसमें इनसोल्यूबल फॉर्म हो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है Na2SO4 दैट मीन्स सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड गिविंग अस बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। और ये हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट दैट इज इनसोल्यूबल। हमने इन दोनों को मिलाया, सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड को, तो हमारे पास क्या मिला, एक प्रेसिपिटेट मिला। मतलब कि कुछ चीज़ें रिएक्शन हुई और कुछ चीज़ें जा करके नीचे बैठ गई जो कि इनसोल्यूबल थी सोल्यूशन में। फॉर एग्जांपल आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो सब्सटेंस है, एक हमारा है सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड, दोनों को मिलाया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर, और उसके बाद मिक्स हुआ, फिर उसके बाद ये देखिए इनसोल्यूबल नीचे बैठ चुका है, ये आप कलर में देख सकते हैं। यस। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कोरोजन। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको डिटेल में आप चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा। अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मेटल, सब्सटेंस नहीं बोल सकते यहाँ पे, जितने भी मेटल होते हैं अगर वो अटैक होंगे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, एसिड से, तो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, कोरोड हो जाएंगे, मतलब उनका जो शाइनिंग है वो चला जाएगा, और इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को कोरोजन। तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज कॉल्ड कोरोजन। तो इसको ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर सल्फाइड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर के स्पून्स रखे हैं, उन पर क्या लग चुकी है,
जंग, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में जंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिल्वर क्या हो गया, ब्लैक कलर में टर्न हो चुका है। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ये ब्लैक में टर्न हो रहा है। तो सिल्वर में हमेशा ब्लैक कोटिंग आती है जिसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, एंड कॉपर में हमारी कैसी आती है, ग्रीन कोटिंग। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जब ये बनाया गया था तो ये कॉपर का था, तो इस वजह से ये हल्का रेडिश कलर का था। बट ये अब प्रेजेंट टाइम में ऐसा हो चुका है इन ब्लू कलर का, या फिर नहीं ग्रीन कलर का। ये इस वजह से हो गया क्योंकि कॉपर रिएक्ट करके ये कॉपर कार्बोनेट बन गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोरोजन हुआ है, ये कोरोड हो चुका है। तो ये जो कॉपर होता है वो हमेशा कोरोजन के बाद कैसा हो जाता है, ग्रीन या फिर ब्लू कलर का होता है। ये दो कलर में होता है, मोस्टली ग्रीन होता है। ग्रीन वाले को हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट। फिर इसके बाद हमारे पास है ऑरेंज रेड ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। अब हम देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास ये आयरन नेल्स रखी हुई हैं, तो इस पे देखिए ये ऑरेंज है, ये ब्राउन है, यहाँ पर रेड कलर का भी है। तो ये जो होता है कोटिंग, इसको बोलते हैं कोरोजन। तो जो आयरन में होता है उसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। ये एक तरह का क्या है, फेरस ऑक्साइड। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये हमारा था कोरोजन। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोरोजन क्या है, किसी भी सब्सटेंस अगर कोई मॉइस्चर या फिर वाटर एसिड्स अटैक करते हैं और उस सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, कोरोड मतलब खराब कर देते हैं, उससे बोलते हैं उस प्रोसेस को कोरोजन। इसके बाद आता है हमारे पास रैंसिडिटी। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, मतलब फॉइल फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, उसमें ऑक्सीजन आकर चिपक गया है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड, मतलब कि खराब हो जाना, बेकार हो जाना। देयर स्मेल, अब जो फूड होता है उसमें ऑयल होता है, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी वजह से वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, और उसकी क्या होती है, स्मेल एंड टेस्ट चेंज होती है, उसमें से बदबू आने लगती है। आपने देखा होगा जैसे ये ब्रेड यहाँ पे रखी है, ये अगर 2-3 दिन तक खुली में रखी रही तो क्या होती है, इसकी स्मेल ख़राब आने लगती है, इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, इसकी अपीयरेंस भी ख़राब हो जाती है, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। टू अवॉइड रैंसिडिटी, अगर हमें रैंसिडिटी को अवॉइड करना है तो हम क्या करना है, ऑक्सीडेशन से हमें क्या इसको फूड को प्रिवेंट करना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स को मिलाना पड़ेगा फूड में, ताकि हमारा जो और रैंसिडिटी का प्रोसेस है वो स्लो हो सके। और रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम अपने फूड को फ्रिज में भी रखते हैं ताकि ज़्यादा दिन तक चले। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ब्रेड में फंगस ने अटैक कर दिया है, ज़्यादा दिन तक रखा था, फंगस ने अटैक कर दिया है, इसी को बोलते हैं इस प्रोसेस को रैंसिडिटी। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर and subscribe for more videos and comment if you have any doubt related to this chapter. Thank you so much for watching this video again.